नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव इंडिया का। मैं हूं अखिलेश शर्मा। 25 दिन, 19 राज्य, 68 रैलियां, यह है पहले 3 चरण के मतदान के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों का हिसाब। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, देश के हर कोने में पीएम मोदी ने इस दौरान रैलियां की हैं। लेकिन इन रैलियों को लेकर बीजेपी की रणनीति भी साफ दिखती है। उन राज्यों या इलाकों को खास तौर से चुना गया जहां बीजेपी या तो परंपरागत रूप से कमजोर है या फिर पिछले लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में होने वाले अपने संभावित नुकसान की भरपाई के लिए पूर्वी राज्यों में जोर लगा रही है। पीएम की रैलियों से ये बात साफ भी होती है। मिसाल के तौर पर आप उड़ीसा को देखिए, जहां 21 लोकसभा की सीटें हैं, वहां पीएम 27 अप्रैल तक 8 रैलियां कर चुके होंगे। इसी तरह पश्चिम बंगाल में चौथे चरण तक 18 सीटों पर मतदान हो चुका होगा, वहां पीएम की 7 रैलियां हो जाएंगी। यानी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को आप देखें तो तकरीबन हर दूसरी तीसरी सीट पर पीएम रैली कर रहे हैं। अभी तक 10 सीटों पर मतदान हुआ है और वहां पीएम 4 रैलियां कर चुके हैं। यही हाल उत्तर प्रदेश का है, जहां बीजेपी को बसपा, सपा, रालोद गठबंधन से टक्कर मिल रही है। वहां भी बीजेपी पीएम को आगे रखकर पूरा जोर लगा रही है। वहां चौथे चरण तक 39 सीटों के लिए मतदान पूरा हो जाएगा, जिनके लिए पीएम 11 रैलियां कर चुके होंगे। महाराष्ट्र में 42 सीटों के लिए 9 रैलियां, तो वहीं बिहार की 19 सीटों के लिए 5 रैलियां हो चुकी होंगी। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस जेडीएस गठबंधन से कड़ी टक्कर कर रही बीजेपी को मोदी के नाम का सहारा है, जो 7 रैलियां वहां पर अभी तक कर चुके हैं और वहां पर चुनाव भी हो चुके हैं। अपने गृह राज्य गुजरात में पीएम ने 7 रैलियां की हैं। वैसे तो पिछली बार सभी 26 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो हारते हारते बची थी। इसीलिए पीएम ने गुजरात के उन इलाकों में रैलियां की जहां बीजेपी की विधानसभा चुनाव में हार हुई थी। केरल में 20 सीटें हैं, वहां पीएम ने 2 रैलियां की हैं। सबरीमला विवाद के बाद बीजेपी को वहां पर पहली बार अपना खाता खुलने की उम्मीद है। तमिलनाडु में बीजेपी का एआईएडीएमके समेत कई पार्टियों से गठबंधन है, वहां की 39 सीटों के लिए पीएम ने 3 रैलियां की हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सफाया हो गया था विधानसभा चुनाव में और वहां पीएम ने 11 सीटों के लिए 3 रैलियां की हैं। तो बीजेपी की चुनावी रणनीति का एक दूसरा चेहरा यह भी है कि उसके उम्मीदवारों की सूची से मिल रहा है। पहली बार बीजेपी कांग्रेस से भी ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसा इसलिए भी है कि बीजेपी का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गठबंधन नहीं है, वहां की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। बीजेपी ने अभी तक 437 उम्मीदवार घोषित किए हैं, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2014 में पार्टी 428 और 2009 में 433 सीटों पर लड़ी थी। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के 423 उम्मीदवार अभी तक आ चुके हैं, जबकि 2014 में उसने 464 उम्मीदवार उतारे थे और 2009 में 440। इस चुनावी रणनीति को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार निर्मल पाठक, साथ ही स्मिता मिश्रा भी हमारे साथ है। स्मिता, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहूंगा कि जो रैलियां पीएम की बनाई जा रही हैं, बीजेपी जो बना रही है, उसके पीछे क्या सोच है? एक सोच तो हमने बताई कि जो इलाके कमजोर हैं वहां आपको अपनी ताकत लगानी है, लेकिन बीजेपी सिर्फ इससे कामयाबी मिल जाएगी उनको या फिर जमीन पर भी उनको कुछ काम करना पड़ेगा? नहीं, ये तो आप देख ही रहे हैं कि ये जो बूथ कमेटी के स्ट्रक्चर के तहत अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी का जो संगठनात्मक पूरा जो ढांचा है वो तो काम कर ही रहा है। और आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि वो सिर्फ चुनाव के समय बेशक वो ज्यादा सक्रिय रहता है, ये तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन बूथ कमेटी का स्ट्रक्चर जो है भाजपा का, वो इस तरह का एक पूरी व्यवस्था तैयार की गई है कि कोई चुनाव न भी हो तो पार्टी नेतृत्व उन कमेटियों से संपर्क में रहता है, ताकि वो ये लगता रहे कि वो जनता के संपर्क में, अपने बूथ के वोटरों के संपर्क में। लेकिन इन दोनों राज्यों में तो काडर की समस्या है बीजेपी के पास। उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि दूसरी पार्टियों से वो इसलिए लेकर के आए, तो एक तरह की ऑर्गेनिक ग्रोथ अगर है तो एक तरह की अनऑर्गेनिक ग्रोथ भी है। नहीं, ऐसा था कि जिस समय अमित शाह ने बीजेपी का नेतृत्व संभाला तो उन्होंने, मैं समझ पाई हूं उनके कामकाज को, उनकी कार्यशैली को, उन्होंने 2 स्तरों पे बीजेपी को मजबूती देने का काम किया है। एक तरफ उन्होंने बीजेपी के, सबसे पहले तो उन्होंने चैलेंज उठाया कि बीजेपी की सदस्यता बहुत आक्रामक रूप से बढ़ाने की कोशिश की, ये मिस कॉल का अभियान और ये सारी चीजें, और ये करके दिखा दिया कि बीजेपी राजनीतिक पार्टी के रूप में सबसे ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी उन्होंने बना दी। लेकिन इस समय जो ये पिछले थोड़े समय से चल रहा था, इस चुनाव में आप केवल उसका एक पॉपुलर रूप देख पा रहे हैं। ये काम पहले से चल रहा था। कोशिश ये है
कि बीजेपी को एक भौगोलिक विस्तार दिया जाए, क्योंकि अगर परमानेंट तौर पर बीजेपी को कांग्रेस, जो कि दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक चैलेंज है बीजेपी के लिए, अगर उसके साथ लॉन्ग टर्म में मुकाबला रखना है, ऐसा नहीं कि एक चुनाव में तो बहुत स्वीप कर गए मगर आगे चल के फिर चरमरा गई व्यवस्था, तो इसको सेटल करना है तो कुछ बड़े राज्यों के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। उससे बीजेपी को अपना एक जो नेशनल, एक राष्ट्रीय जो एक अपनी इमेज बनानी है, उसमें भी दिक्कत आती है, सवाल खड़े होते हैं। और दूसरा, किसी भी राज्य में आप कितना भी स्वीप कर लें, उसकी एक सीमाएं हैं। तो ये भौगोलिक विस्तार का काम जो है ये नरेंद्र मोदी के चेहरे से ही संभव है। निर्मल जी, आपको लगता है कि ये भौगोलिक विस्तार सिर्फ मोदी जी के चेहरे के कारण हो सकता है, या फिर जमीन पर जब तक आपका संगठन नहीं होगा तब तक आपको कामयाबी नहीं मिल पाएगी? संगठन उसमें सप्लीमेंट करता है। अगर आपके पास संगठन नहीं है, खाली चेहरा ही है, तो उससे बहुत ज़्यादा सफलता उसमें आप अपेक्षा नहीं कर सकते। दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मतलब खास करके पहले अगर आप 20 साल पहले की बात करते तो उस समय संगठन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। पिछले 8-10 साल में एक इंडिविजुअल सेंट्रिक इलेक्शन लगातार होते रहे, चाहे हम राज्यों के चुनाव देखें या सेंटर का चुनाव देखें। और खास करके 2014 का चुनाव तो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया। उससे अगर संगठन होता तो 2009 में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिलती, वो नहीं हुआ। तो चुनाव, एक तो लीडरशिप किस तरह की है उसके ऊपर भी लड़ा जा रहा है, और दूसरा संगठन उसको सप्लीमेंट कर रहा है उस चीज को। तो मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज वहीं पर, एक तो उसके पास चेहरा बहुत लोकप्रिय एक चेहरा है। लेकिन जो भी हमने आंकड़े दिखाए हैं निर्मल जी, जिसमें हम अगर देखें कि जो रैलियां की हैं, जिस तरह से की गई कि आप मान के चलिए कि हर तीसरी लोकसभा सीट पर वो रैली कर रहे हैं, तो एक प्रधानमंत्री अगर इतना माइक्रो लेवल पर जाकर काम कर रहा है, तो यही काम तो 2014 में भी किया गया था, लेकिन तब तो नहीं मिला था बीजेपी को, उस पर कोई फायदा नहीं मिला था इन राज्यों में। बीजेपी को क्यों नहीं फायदा मिला था इन राज्यों में? उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में, इन राज्यों में तो इस बार अब देखने वो है ना कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का कितना फायदा, वो बीजेपी के जो टारगेट एरियाज हैं वो यही है ना, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, तो वहां वो ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश कर रही है। आपको ध्यान होगा जब ये चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ था तो उस समय भी ये बात हुई थी कि जिस तरह से ये इलेक्शन इतना लंबा किया गया, 7 चरणों में किया गया, तो उस समय भी ये बात हुई थी कि इसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। प्रधानमंत्री एवरेज मेरे ख्याल से 3 रैली हर दिन कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल उसी तरह से प्लान की हुई है कि जहां जहां उनका, और ऐसा नहीं है कि वो कोई क्षेत्र छोड़ रहे हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में स्ट्रांग है तो इसका मतलब उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, हम लगातार तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश की दिखा रहे हैं, वहां पर भी आप मानिए कि हर चौथी सीट पर पीएम की रैली हो रही है। तो वो एक प्रधानमंत्री के लेवल पे, और क्योंकि सबसे बड़ी एसेट भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उनकी लोकप्रियता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा और उसको भुनाने की कोशिश आपको लगता है कि जो फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश करी, वही फायदा एक तरह से ममता बनर्जी भी उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो भी उनकी पार्टी के अकेले स्टार प्रचारक है, उन्हें भी उतना ही मौका मिलेगा प्रचार करने के लिए जितना कि पीएम मोदी को मिल रहा है। हाँ, लेकिन ये मैं तो इसको एक थोड़ा सा पूरे राष्ट्रीय पटल पे देख रही हूँ ना। ममता बनर्जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस समय देश में जितने मुख्यमंत्री हैं उनमें सबसे मजबूत, सबसे कद्दावर मुख्यमंत्रियों में ममता बनर्जी इस समय उनकी प्रोफाइल है, और अपने प्रदेश में वो काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन इस बात को गौर करिएगा कि ये चीज वेस्ट बंगाल में 2014 में भी कुछ हद तक आई थी। मैं यहाँ पे तेलंगाना का भी एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मैंने खुद देखा था कि तेलंगाना में नरेंद्र मोदी के लिए बहुत आकर्षण था और भारी भीड़ नरेंद्र मोदी की रैलियों में आती थी, लेकिन तेलंगाना में सिर्फ बीजेपी इसलिए कुछ नहीं कर पाई 2014 में कि उस लोकप्रियता, वो जो आकर्षण नेता के प्रति था, उसको नीचे रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई संगठनात्मक व्यवस्था नहीं थी। बंगाल में अमित शाह ने पिछले 3 सालों में पूरी ताकत झोंकी है, सीनियर नेताओं को, कद्दावर नेताओं को वहां भेज करके। खुद अमित शाह लगातार बंगाल के दौरे करते रहे। आप गौर करिए, प्रधानमंत्री बेशक इस समय एक सघन प्रचार वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह कितने बार बंगाल के दौरे कर चुके हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार पार्टी इस चुनौती को लेकर थोड़ा ज्यादा सजग है। और इस बीच ममता बनर्जी के टेन्योर में कुछ ऐसे मुद्दे भी उनको मिल गए हैं जिससे कि वो अपने आप को एक विकल्प के तौर पे दिखाने का एक उनको अवसर है। ठीक है स्मिता जी, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पूछेंगे आपसे कि आखिर ये क्या राज है कि सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने इस बार अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, इसके पीछे क्या वजह है, क्या रणनीति, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बीजेपी की चुनावी रणनीति में, जिसमें एक तरफ तो पीएम मोदी लगातार उन राज्यों में रैलियां कर रहे हैं जहां पर कि बीजेपी कमजोर मानी जाती, दूसरी तरफ बीजेपी ने बड़ी संख्या में यानी सबसे ज्यादा उम्मीदवार इस लोकसभा चुनाव में उतारे हैं, चुनाव मैदान में उतारे हैं। स्मिता, क्या कारण मानती हैं आप इसके पीछे? एक तो वजह साफ है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बीजेपी का इस बार कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन क्या कोई बीजेपी एक संदेश भी देना चाहती है? जी हाँ, बिल्कुल। बल्कि मैं आपको बताऊं कि अगर बीजेपी बहुत गंभीरता से ये चाहती कि आंध्र और तेलंगाना में किसी के साथ गठबंधन करके लड़ा जाए तो ये संभव था। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता था। वहां भी कई प्लेयर्स हैं मैदान में, भले ही तेलुगु देशम के नेता ने छोड़ दिया हो एनडीए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये एक सोचा हुआ, एक कॉन्शियस फैसला था पार्टी नेतृत्व का, क्योंकि फिर वही बात आती है कि बीजेपी अगर अपना भौगोलिक विस्तार चाहती है और ये चाहती है कि जैसे एक समय में कांग्रेस होती थी कि पूरे देश की पार्टी है, हर जगह, हर कस्बे, हर बस्ती में कांग्रेस का यूनिट होता था, तो अगर बीजेपी भी उसी स्थान वो स्टेटस चाहती है अपना, तो बीजेपी अगर हमेशा अलग अलग राज्यों में वहां के रीजनल शक्तियों के साथ गठबंधन बनाकर चलेगी तो फिर ये कभी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उन पे निर्भर रहते हैं। संक्षेप में निर्मल जी, आपकी टिप्पणी के मेरे पास समय बिल्कुल कम बचा है। देखिए, बीजेपी का विस्तार पिछले आप 80 से उसको लगा लीजिए, 84 में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट आई थी, तब वो करीब 224 या 228 सीट पे चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 50 सीट उत्तर प्रदेश की थी, जहां आज की तारीख में माना जा रहा है कि 50 सीट उसकी, पिछली बार तो 73 सीटें आई थी। तो ये धीरे धीरे जैसे नेशनल पार्टी के तौर पे बीजेपी का विस्तार हुआ है, वैसे वैसे, क्योंकि ज्यादा सीटें लड़ने का मतलब ये नहीं कि आपको ज्यादा सीटें जीत भी पाएंगे। कांग्रेस का अगर आप देखिए पिछली बार सिर्फ 44 सीटें जीती है, जबकि 400-450 के करीब उम्मीदवार खड़े किए। जैसे 2 नेशनल पार्टी हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, पैन इंडियन पार्टी तो यही दोनों है, तो दोनों एक दूसरे का जो एरिया है उसी में तो विस्तार करेंगे, क्योंकि रीजनल पार्टीज अपनी जगह नहीं छोड़ रही हैं जी। तो वहां जहां जैसे जैसे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी तो कांग्रेस का दायरा कम होगा, और कांग्रेस पार्टी बढ़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी का, इन दोनों के बीच में ही ये सीटें रहनी है, करीब 300 के आसपास जो सीट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निर्मल जी और स्मिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव इंडिया का में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी।